खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, टिड्डी दल मुल्क के 61 अजला तक पहुंच गया है। दुनियापुर, कोट मीठन, कहरोड़ पक्का, मेलसी और कई इलाकों में फसलें पूरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। बलोचिस्तान में 31 KPK में 11, पंजाब में 12, सिंध में 7 अजला टिड्डियों से मुतासिर हो चुके हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि टिड्डी दल मुल्क के 61 अजला तक पहुंच गया है और दुनियापुर, कोट मीठन, कहरोड़ पक्का, मेलसी और कई इलाकों में फसलें बुरी तरह भी मुतासिर हो चुकी हैं। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। बलोचिस्तान में 31, KPK में 11, पंजाब में 12, सिंध में 7 अजला टिड्डियों से मुतासिर हो चुके हैं। टिड्डी दल ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में फसलों को बुरी तरह मुतासिर किया जा रहा है। टिड्डी दल मुल्क के जो 61 अजला तक पहुंच चुका है। दुनियापुर, कोट मीठन, कहरोड़ पक्का, मेलसी और कई इलाकों में फसलें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान में 31, KPK में 11, पंजाब में 12, सिंध में 7 अजला टिड्डियों से मुतासिर हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है कि टिड्डी दल मुल्क के 61 अजला तक पहुंच गया है। दुनियापुर, कोट मीठन, कहरोड़ पक्का, मेलसी और कई इलाकों में फसलें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। टिड्डी दल मुल्क के 61 अजला तक पहुंच चुका है। दुनियापुर, कोट मीठन, कहरोड़ पक्का, मेलसी और कई इलाकों में फसलें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं धनी बख्श मेहर। उनसे जानते हैं। जी धनी बख्श मेहर, बताइएगा। जी शुक्रिया। सादिकाबाद में टिड्डी दल के दूसरे रोज ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। सादिकाबाद के इलाके चक नंबर 201, 214, 206, बंगलाइचा, बस्ती टोबा, कंडेर, नवाजाबाद, वलाना, बेगमार, टिब्बी मोहम्मदपुर, चक 42, चक 40 और मुद्दत इलाकों में टिड्डी दल बड़ी तादाद में तबाही मचा दी है। कपास, कमाद, आम के बागात, मकई और चारे की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। हजारों एकड़ फसलें तबाही के दाने पर पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों काश्त होने वाली कपास पर हमलावर होकर मुकम्मल खत्म कर रही है। काश्तकारों ने इससे छुटकारा हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर कोई तजारुब ना हो सका। काश्तकारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत को रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन टिड्डी दल ने तबाही मचा दी है। हुकूमत ने इस पर अभी तक जो थोड़े बहुत इकदाम किए हैं वो नाकाफी हैं। इसकी नई नस्ल जवान होकर तबाही मचा रही है, मगर हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुक्मरान हाथ पर हाथ रखे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। किसानों ने हुकूमत से फौरी तौर पर इसके खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए स्प्रे करने का मुतालबा किया है। जी धनी बख्श, ये बताइएगा कि सादिकाबाद में टिड्डी दल ने किन किन फसलों को ज्यादा मुतासिर किया है? जी कमाद, कपास और मकई की फसलें जो हैं वो ज्यादातर तबाह हो चुकी हैं और आम के फसलों को भी नुकसान पहुंचा रही है। और ये भी बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि हॉटलाइन और हेल्पलाइन पर आप राब्ता कर सकते हैं। क्या सादिकाबाद से किसी किसान ने राब्ता किया है? जी राब्ता किया है, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए गए हैं वो जो है टैंकी की जो पानी होती है उसके जरिए स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन वो जो टिड्डी दल जो है लाखों की तादाद में है, उसका जो है वो नाकाफी है स्प्रे। जी बहुत शुक्रिया धनी बख्श मेहर, आप हमें सादिकाबाद से तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टिड्डी दल के बारे में बता रहे थे। किसानों को जो परेशानी पेश आ रही हैं कि जो 61 अजला तक ये पहुंच चुका है पूरे पंजाब में। दुनियापुर, कोट मीठन, कहरोड़ पक्का, मेलसी और कई इलाकों में फसलें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। किसान अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान में 31, KPK में 11, पंजाब में 12, सिंध में 7 अजला टिड्डियों से मुतासिर हो चुके हैं। और हुकूमत ने भी 24 घंटे हॉटलाइन जारी कर दी है और हेल्पलाइन पर राब्ता कर सकते हैं किसान। और आपको बता रहे हैं कि टिड्डी दल मुल्क के 61 अजला तक पहुंच चुका है और दुनियापुर, कोट मीठन, कहरोड़ पक्का, मेलसी और कई इलाकों में फसलें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। किसान अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान में 31, KPK में 11, पंजाब और सिंध में पंजाब में 12, सिंध में 7 अजला टिड्डियों से बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। फसलों को बुरी तरह मुतासर कर दिया गया है। इसी तरह सब्जियों की जो फसल है, सब्जियों को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया जा रहा है। किसान बहुत परेशान हैं और अपने तई जो भी तरीक़ाकार हैं उनसे वो टिड्डी दल को भगाने में ढोल की थाप से भगाने में मसरूफ़ हैं।
احمد پرلما سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے کرمدین جتوئی، ان سے مزید جانیں گے۔ کرمدین جتوئی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی سر، بالکل یہ احمد پرلما کے نواحی علاقے دینو شاہ اور احمد پرلما بھونگ میں آزاد ایکڑ کاشت گنا کپاس جوار تباہ ہو چکی ہے۔ محکمہ زراعت دل کے حملوں کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے۔ انتظامیہ نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا۔ دوسری طرف سے انتظامیہ کے کہنا ہے کہ ہماری 28 ٹیمیں جو ہے صحیح علاقوں میں سپرے کروا رہی ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی سپرے کرنے والی مشین نظر نہیں آ رہی۔ جی، اور کن کن فصلوں کو زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے احمد پرلما میں؟ کرمدین یہ بھی بتائیے گا۔ زیادہ تر جو کپاس کی فصل ہے وہ تو بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ کسان شدید پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور حکومت کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بر وقت؟ حکومت کی طرف سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ جس علاقے میں ٹڈی دل کا حملہ ہو تو ہمیں آگاہ کریں، وہاں پر سپرے کروائی جائے گی، لیکن ضلعی انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے گنا کپاس کی فصل جو ہے بالکل متاثر ہو رہی ہے۔ کسان شدید پریشان ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہاٹ لائن بھی قائم کی گئی ہے، 24 گھنٹے آپ ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسان کیا ابھی تک احمد پرلما میں کسی کسان نے رابطہ کیا ہے؟ جی بالکل، جو ہے نا کسانوں نے رابطہ کیا ہے اور سیل نمبر دیا گیا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا گیا تھا، اس پہ ہم کسانوں نے کافی بار جو ویڈیو بھی بنا کے بھیجی ہے ٹڈی دل کی، لیکن کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی کسانوں کی۔ کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی کسانوں کی، یہ کہنا ہے کرمدین جتوئی کا۔ احمد پرلما سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، وہ تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ ٹڈی دل ملک کے 61 اضلاع تک پہنچ گیا ہے۔ دنیا پور، کوٹ میٹھن، کہروڑ پکا، میلسی اور کئی علاقوں میں فصلیں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف۔ بلوچستان میں 31، KPK میں 11، پنجاب میں سندھ میں 7 اور 12 اضلاع ٹڈیوں سے متاثر بھی ہو چکے ہیں۔ ٹڈی دل ملک کے 61 اضلاع تک پہنچ گیا ہے۔ دنیا پور، کوٹ میٹھن، کہروڑ پکا، میلسی اور کئی علاقوں میں فصلیں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں۔ بلوچستان میں 31، KPK میں 11، پنجاب میں 12 اور سندھ میں 7 اضلاع ٹڈیوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام کہتے ہیں ٹڈی دل سے متاثرہ کسانوں کو کھاد سمیت دیگر اشیاء پر 50 ارب کی 27 برس بعد پاکستان میں داخل ہوئی۔ محکمہ زراعت ڈپٹی کمشنر اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پوری دنیا کو کرونا وائرس کا چیلنج درپیش ہے، ٹڈی دل کا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ وہ 27 برس بعد پاکستان میں داخل ہوئی اور روزانہ 170 کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ قومی ایکشن پلان کے تحت اس کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ محکمہ زراعت ڈپٹی کمشنر اور پاک فوج کے جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فخر امام نے کہا کہ جون میں ٹڈی دل کے غول مسقط سے حملہ آور ہوں گے، جہازوں کے ذریعے ان کا خاتمہ کریں گے۔ پلانٹ پروٹیکشن کے پاس 1990 میں 20 جہاز تھے، اب 2 ہیں، ایک گر کر تباہ ہو گیا، مزید 5 منگوا رہے ہیں، ہمیں ماہرین کی بھی کمی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانسیسی ٹیم کی مدد سے تحقیقات کرے گی۔ ٹیم کو متاثرہ عمارتوں کی انسپیکشن کا بھی ہے۔ سول ایوییشن اور PIA ہیڈ آفس میں ماہرین کو طیارہ حادثے کے حوالے سے بھی دی جائے گی۔ کراچی میں 22 مئی کو حادثے میں تباہ ہونے والے طیارے کا کاکپٹ تاحال نہیں مل سکا۔ طیارہ ساز کمپنی کے غیر ملکی ماہرین کی ٹیم نے کاکپٹ وائس ریکارڈر کی تلاش کو مزید وسعت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں حادثے کی جگہ رہائشی عمارتوں کی خصوصی انسپیکشن کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقاتی ٹیم کو PIA انجینئرنگ، ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ اور سول ایوییشن کی خدمات بھی حاصل ہے۔ دوسری جانب ایئر بس کی ٹیم طیارہ گرنے کے مقام سے لے کر رن وے تک تحقیقات کو جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ طیارے کے ملبے سے مزید شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ PIA کا لاہور سے کراچی جانے والا طیارہ ایئرپورٹ سے ملحقہ آبادی میں جا گرا تھا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار 99 میں سے 97 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی سے PIA کا جو طیارہ کریش ہوا تھا اس کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ فرانسیسی ٹیم تکنیکی آلات کی مدد سے تحقیقات کرے گی۔ ٹیم کو متاثرہ عمارتوں کی انسپیکشن کا بھی
टास्क दे दिया गया है। सिविल एविएशन और PIA हेड ऑफिस में माहिरीन को तैयारा हादसे के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक मुनव्वर हुसैन, उनसे मजीद जानते हैं। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा, फ्रांसीसी टीम जाए हादसा पर तो पहुंच चुकी है, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्या शवाहिद सामने आए हैं? जी, ये आज तीसरा रोज है फ्रांस से आने वाली तैयार हादसे की तहकीकात के लिए टीम इस वक्त तीसरा रोज भी जाए हादसे पर मौजूद है। और टीम के अरकान ने जो 2 रोज कबल भी रोजाना की बुनियाद पर दौरा किया और कल जो है उन्होंने तैयारे का मलबा हटाने की भी इजाज़त दे दी गई थी, जिसके तैयारे का मलबा हटाने का जो कार्रवाई है वो भी जारी है। और मॉडल कॉलोनी से जाए हादसे से मलबा हटाकर एयरपोर्ट की तरफ जो है वहाँ पर ये शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी जो तहकीकाती टीम है 11 रुकनी, इनके हमरा सिविल एविएशन और PIA के मैरीन की टीम भी शामिल है जो कि इनकी मामलत कर रहे हैं। और आज भी जो बात सामने आई है वो ये है कि जो वाइस रिकॉर्डर था काकपट का अब तक जो है वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टीम जो है दोबारा से उन्होंने ये घरों को भी इंस्ट्रक्शन की है जो कि मुतासर हुए थे और उनसे भी ये ऐलानात किए गए, उनसे बात की गई है कि अगर काकपट से गिरने वाला वाइस रिकॉर्डर अगर किसी के घर में गिरा है तो वो तहकीकाती टीम के हवाले करें, क्योंकि वो इंतहाई अहम है और उससे आगे पेशरफ्त को बढ़ाया जा सकता है। ताम आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 2 रोज में रोजाना की बुनियाद पर तहकीकाती टीम ने जाए हादसे का और एयरपोर्ट के रनवे का भी दौरा किया था और अब जो इब्तदाई तौर पर उनको मालूमात हासिल हुई थी उसके तहत जो है वो तहकीकात का दायरा भी मजीद वसी कर दिया गया, जिसके तहत मजीद अगली कार्रवाई जो है वो जारी है। अभी जाए हादसे पर जो मॉडल कॉलोनी का इलाका जहाँ तैयारा गिर कर तबाह हुआ था वहाँ पर टीम मौजूद है, उनके हमरा सिविल एविएशन PIA की टीम के साथ साथ रेंजर और पुलिस की सिक्योरिटी भी साथ है। हम जय वकू पर मौजूद है और इस बार दोबारा मुआयना किया जा रहा है उन घरों का और इंस्ट्रक्शन की जा रही है कि आया काकपट से गिरने वाला जो वाइस रिकॉर्डर है वो किसी के घर में शायद गिरा है, क्योंकि बल्बे में ताल नहीं मिला और अभी भी बल्बा वहाँ से जो तैयारे का तो हटाया जा रहा है उसको बरागबीनी से देखा जा रहा है कि आया कहीं मलबे में तो वो काकपट का वाइस रिकॉर्डर जो है वो मौजूद न हो, जिसकी तलाश हाल जारी है, वो अब तक नहीं मिल सका, जिसकी वजह से अभी भी टीम जो है वो 1 रोज के लिए आई थी, मगर उनकी जो है वो यहाँ पर कयाम जो है वो मजीद बढ़ा दिया गया है और उन्होंने तहकीकात का अमल जो है वो जारी रखा हुआ है। जी मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि जो तहकीकाती टीम है वो मुतासरा इमारतों की इंस्पेक्शन का भी उनको टास्क दे दिया गया है, इसके बारे में क्या तफसील है? मैंने आपको बताया कि इस वक्त टीम जो है जो तैयारे के जद में इमारतें आई थी जिनको नुकसान पहुंचा था उनकी इंस्पेक्शन जारी है। वो एक घर पे टीम के अरकान गए हैं, वहाँ पर इन घरों का जायजा ले रहे हैं जो उनके नुकसान तो इंस्पेक्शन की जा रही है। दूसरी बात यह है कि उन घरों के जो अफराद हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं उन्होंने और इस वाइस रिकॉर्डर के हवाले से उनसे भी मालूमात भी ली जा रही हैं कि आया कि खदशा यह है कि तैयारे से जो काकपट से जो गिरा है वाइस रिकॉर्डर वो उस मलबे से नहीं मिल सका, शायद वो उनका खदशा यह है कि इन घरों में कहीं गिरा हो, ये किसी बच्चे ने किसी और ने उठा के कहीं आगे पीछे रख दी हो तो अनजाने की बात की जा रही हो। लेकिन उस पर ये उनसे गुजारिश की गई है कि वो काकपट से गिरने वाला जो वाइस रिकॉर्डर है किसी भी शख्स के या किसी मकीन के हाथ में अगर लगा है तो वो इन तहकीकाती टीम के इंतजामिया के हवाले करें, क्योंकि वो इंतहाई अहम जरूरी है। मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि हैवी मशीनरी से तो उठाया जा रहा है, लेकिन कब तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, ये तो पहले जब टीम तश्कील दी गई थी, तलब की गई थी, उससे आने के साथ ही ये मलबे जो हटाने का सिलसिला रोक दिया गया तैयारे का, वो वहीं पर हादसे पर मौजूद था मलबा, लेकिन गुज़िश्ता रोज से ही इजाज़त दे दी। कल जब ये टीम आई थी तो मुआयना किया था और उसे इजाज़त दे दी गई थी कि मलबा जो है वो यहाँ तक शिफ्ट कर दिया उठा जाए, जिसके बाद हैवी मशीनरी को तलब किया गया है और ये कार्रवाई जारी है और बहुत जल्द कम वक्त मजीद लगेगा ये मलबा यहाँ से हटा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे कराची तैयारे हादसे के बारे में कि तहकीकात का जो सिलसिला है वो जारी है। फ्रांसीसी टीम तकनीकी आलात की मदद से तहकीकात कर रही है। टीम को मुतासरा इमारतों की इंस्पेक्शन का भी टास्क दे दिया गया है। सिविल एविएशन और PIA हेड ऑफिस में माहिरीन को तैयारा हादसे के हवाले से भी ब्रीफिंग दे दी गई है।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کو طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ عمران خان کو اب تک کی تحقیقات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء، سول ایویشن اور PIA کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ زخمیوں کو فراہم کردہ سہولیات سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو لواحقین کے لیے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ آئندہ کے لیے بھی حکومتی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں کاروبار شروع۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے سامنا SOPs کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈنز کے درجنوں شہریوں کو جرمانے ہونے کے بعد ملک بھر میں نظام زندگی معمول کے مطابق چل پڑا۔ کاروبار شروع۔ صوبہ سندھ اور کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ دوسری جانب پنجاب میں SOPs کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈنز نے درجنوں شہریوں کو جرمانے کیے۔ کئی مقامات پر تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پنجاب میں شاپنگ مالز اور بازاروں کے اوقات کار تبدیل۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلیں گے۔ دکاندار بھی اوقات کار پر مایوس۔ مزید جانتے ہیں علی طارق کی اس رپورٹ میں۔ عید گزر گئی، پنجاب میں مارکیٹس اور بازاروں کے اوقات کار بھی بدل گئے۔ شاپنگ مال صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھولے جائیں گے۔ SOPs کا سختی سے نفاذ ہوگا۔ تھرمل گن سے چیکنگ، ہینڈ سینیٹائزر، ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ تاجروں، دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرمی میں شہری شام کو خریداری کرتے ہیں، حکومت اوقات کار تبدیل کرے، ہمارے کاروبار برباد ہو گئے ہیں۔ شادیوں کا سیزن تو ہے نہیں ہے، تو انہوں نے 9 سے 5 کا ٹائم دیا ہے، تو ان کی مہربانی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ کام تو شام کا ہوتا ہے، تو جتنے بجے کام شروع ہوتا ہے اتنے بجے ہمیں دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ یہ تو تنگ کرنے والی بات ہے، عوام کو بھی اور گاہک کو بھی پریشان کرنا، دکاندار کو بھی پریشان کرنا۔ 10 نہیں تو 8 بجے تک تو ٹائم دینا، آرام سے کسٹمر فرینڈلی ٹائم نکلے گا۔ اتنی گرمی میں گاہک کتنے نکلے گا؟ اگر ٹائمنگ حکومت کرے تو یہ مغرب کے بعد کا ٹائم رکھے، کیونکہ گرمیوں میں ہمیشہ کسٹمر مغرب کے بعد 11 بجے تک نکلتا ہے۔ شہری بھی حکومتی کارکردگی سے مایوس دکھائی دیے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے لاک ڈاؤن کا، یا تو کرتے نا شروع میں ہی بالکل پکا لاک ڈاؤن کرتے، اوپن ہو جاتا کوئی مسئلہ۔ اب کبھی ہے کبھی نہیں ہے، ایسی لاک ڈاؤن ہونا نہیں چاہیے۔ اب ہم پشاور سے آئے ہوئے ہیں، وہاں کوئی SOPs نہیں ہے، نہ ڈر ہے نہ خطرہ، اللہ کے آسرے پہ۔ ان کو بتانا چاہیے تھا، جو عید پہ بھی انہوں نے کیا ہے، سارا ایک دم سے اناؤنس کیا اور پھر اس کے بعد سب کچھ مارکیٹ بند کر دی۔ اگر انہوں نے لیٹ اناؤنس کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پوری رات لوگوں کو کام کرنے دیتے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہیں دکاندار بھی اپنے اوقات کار سے خوش نہیں ہیں۔ کیمرامین محمد فاروق کے ساتھ علی طارق، TV ٹوڈے، لاہور۔ اور اب آپ کو کورونا کی صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا 36 مریضوں کا انتقال، اموات 1260 ہو گئیں۔ مزید 2076 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 61,227 تک جا پہنچے۔ سندھ میں 380، پنجاب میں 381، خیبر پختونخوا میں 425، بلوچستان میں 42، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 5 اور اسلام آباد میں 19 مریضوں کا انتقال۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 2076 کیسز رپورٹ ہوئے اور مجموعی طور پر 20,231 مریض صحتیاب بھی ہو گئے۔ کورونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض سندھ میں ہیں، جہاں تعداد 24,206 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پنجاب میں 22,037، خیبر پختونخوا میں 8,483، بلوچستان میں 3,616، اسلام آباد میں 2,015، گلگت بلتستان میں 651 اور آزاد کشمیر میں 219 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، جہاں 425 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 380، پنجاب میں 381، اسلام آباد میں 19، گلگت بلتستان میں 9، بلوچستان میں 41 اور آزاد کشمیر میں 5 افراد کورونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 8,687 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 5,08,086 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا کیسز 1 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ اور جون میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کو سامنے آئے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ابتدا میں کیسز میں اضافے کی رفتار سست تھی، لیکن اب اس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
सिंध असम्बली के 8 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। 3 जून को होने वाले इजलास में शिरकत के लिए तमाम अरकान को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत की गई। सेक्रेटरी सिंध असम्बली कहते हैं कोरोना टेस्ट कराए बगैर किसी रुकन को असम्बली आने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में लॉकडाउन में नरमी के बायस कोरोना केसेस में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के वार्ड भर गए। सिंध असम्बली के 8 अरकान में भी मोहलिक तरीन वायरस कोविड-19 की तशखीस हुई है, जिनमें सादिया जावेद और साजिद भी शामिल हैं। दोनों अरकान असम्बली ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। 3 जून को होने वाले इजलास में शिरकत के लिए तमाम अरकान को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत कर दी गई। सेक्रेटरी सिंध असम्बली कहते हैं कोरोना टेस्ट कराए बगैर किसी रुकन को असम्बली आने की इजाज़त नहीं होगी। दुनिया भर से कोरोना के बारे में आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 3,57,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 57,89,000 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है और मुतासरा अफराद की तादाद 57,90,000 से बढ़ चुकी है, जबकि 3,57,432 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। 24,57,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त भी देकर सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से मजीद 443 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं, जिसके बाद अमवात की जो तादाद है वो 1,02,000 से जायद हो गई। कोरोना के मरीजों की तादाद 17,45,000 से बढ़ चुकी है और 4,90,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। ब्राजील कोरोना वायरस मुतासरीन की ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में 24 घंटे के दौरान मजीद 386 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 4,14,000 से बढ़ गई, जबकि मरने वालों की तादाद 25,697 हो गई। रूस में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 3,900 से तजावुज कर गई है, जबकि मुतासिरीन की तादाद 3,70,000 से बढ़ गई है। कोरोना वायरस से स्पेन में मजीद 74 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,000 से बढ़ गई, जबकि 2,83,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। बरतानिया में कोरोना मजीद 121 जाने निकल गया और मजमूई अमवात 37,000 से बढ़ गई, जबकि 2,67,000 से ज्यादा मरीजों में कोरोना की तशखीस भी हो चुकी है। इटली में कोरोना वबा से मजीद 92 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 33,000 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 2,31,000 से तजावुज कर गई है। फ्रांस में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 28,500 से बढ़ गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,82,000 से तजावुज कर गई है। जर्मनी में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,82,000 से जायद है। ईरान में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,500 से बढ़ गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,41,000 से तजावुज कर गई। तुर्की में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 4,400 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,59,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 22 बरस बीत गए। 28 मई 19 के दिन पाकिस्तान की तरफ से किए गए तारीखी एटमी तजर्बात की याद में यौम तक इस दिन भारत के एटमी धमाकों का जवाब पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के इलाके 4 धमाके करके दिया था। 20 साल कबल एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। एटमी धमाके इसलिए किए गए कि 11 मई 1998 को यूक्रेन में 3 आम धमाके करके भारत ने खित्ते की सलामती को खतरे में डाल दिया था। भारतीय क़यादत की जानिब से एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान को खतरनाक धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। दुनिया भर की जानिब से पाकिस्तान को एटमी धमाकों का सख्त जवाब देने से रोका गया। ताहम आलमी दबाव के बावजूद हुकूमत ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए 28 मई के दिन 5 एटमी धमाके करने का हुक्म दे दिया और चागी के पहाड़ों पर नारे तकबीर की गूंज में एटमी तजर्बात कर दिए गए। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू दिन से ही आलमी साजिशों और शदीद तनकीद का शिकार है। पाकिस्तान की एटमी ताकत की आलमी ताकतों को एक आंख नहीं भाती। हुकूमत और पूरी कौम का फर्ज है कि मुल्क की सलामती की अलामत इस एटमी प्रोग्राम की हिफाजत और तरक्की के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें और यही आज के दिन यानी यौम तकबीर का पैगाम है।
शहबाज शरीफ कहते हैं योम तकबीर के तारीखी दिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया जौहरी क़ुव्वत बनकर उभरा। नवाज शरीफ ने खतरात, धमकियों और लालच की परवाह न करते हुए कायदाना सलाहियतों का बेमिसाल मुजाहरा करते हुए फैसला कौन अंदाज में पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। कौमी सलामती के लिए जौहरी सलाहियत नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि योम तकबीर के तारीखी दिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली जौहरी क़ुव्वत बनकर उभरा है। नवाज शरीफ ने खतरात, धमकियों और लालच की परवाह न करते हुए कायदाना सलाहियतों का बेमिसाल मुजाहरा करते हुए फैसला कुन अंदाज में पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। कौमी सलामती के लिए जौहरी सलाहियत नागुज़ीर है। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहते हैं योम तकबीर के तारीखी दिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली जौहरी क़ुव्वत बनकर उभरा है। नवाज शरीफ ने खतरात, धमकियों और लालच की परवाह न करते हुए कायदाना सलाहियतों का बेमिसाल मुजाहरा करते हुए फैसला कुन अंदाज में पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी। जी शोएब हाशमी, मुस्लिम नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने जो पैगाम दिया उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने आज एक ट्विटर पैगाम में योम तकबीर के हवाले से अपना एक पैगाम दिया है। उनका ये कहना था कि योम तकबीर के तारीखी दिन पर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया की पहली जौहरी क़ुव्वत जो है वो बनकर उभरा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खतरात, धमकियों और लालच की परवाह किए बगैर जो है अपनी कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल किया और बेमिसाल मुजाहरा करते हुए फैसला कुन अंदाज में पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कौमी सलामती के लिए जौहरी सलाहियत जो है वो नागज़ीर है। इसके साथ आपको बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज योम तकबीर के हवाले से एक मरकजी तकरीब जो है वो मेन मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में दोपहर 2 बजे के बाद मुनक़्क़द की जाएगी, जिसमें तमाम जो रहनुमा है वो शिरकत करेंगे और उसमें योम तकबीर के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है मियाँ नवाज शरीफ को उसमें खराज तस्लीम जो है वो पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि योम तकबीर के तारीखी दिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली जौहरी क़ुव्वत बनकर उभरा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने खबरदार किया है कि 18वीं तरमीम को छेड़ा तो हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये भी कहा कि हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाज़त देकर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 28 मई योम तकबीर के हवाले से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अफराद ने भी शिरकत की, जिनसे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाह रहा है और आलमी अमन को कायम रखने में अपना किरदार अदा करता रहता है। 28 मई हमारी तारीख का अहम तरीन दिन है। भारत अगर एटमी धमाके ना करता तो हम किसी सूरत धमाके ना करते, मगर नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकायम कर दिया। जबकि भारत आज भी मकबूजा कश्मीर में कश्मीर पर जुल्म जबर करके और पाकिस्तान के साथ सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके अमन को खराब कर रहा है। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि भारत सरहदों पर छेड़छाड़ से पास न आया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले भारतीय जासूस ड्रोन को मार गिराया। भारत हमसाया ममालिक के साथ मुसलसल छेड़छाड़ करने लगा। ISPR के मुताबिक LOC पर भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में 650 मीटर तक घुस आया, जिसे फौरी गिरा दिया गया। भारत ने जासूस ड्रोन रख चक्री सेक्टर पर उड़ाया था। रवां साल अप्रैल में भी पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने पर भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया था। इस भारतीय जासूस ड्रोन ने सेक्टर में LOC की खिलाफ वर्जी की थी और 600 मीटर तक पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर आया था। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कहा है कि मुल्क का दिफा किया जाए, फौज बदतरीन हालात के लिए अपनी मशकें मुकम्मल कर ले। ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी ताकत के साथ कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत की जाए। चीनी सदर ने कहा कि तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निपटने के लिए फौज अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए
शी जिनपिंग की तरफ से फौज को तैयार रहने के हुक्म को भारत के साथ फौजी टकराव के बढ़ते खदशात के पेश नज़र गैर मामूली करार दिया जा रहा है। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट। सबसे पहले वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत ने चीन के खिलाफ भी महाज आराई तर्क ना की, लेकिन करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिश शुरू कर दी। मुतनाज़े इलाके में दाखिल होने पर चीनी फौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्गत भी बना दी। मशरकी लद्दाख के सरहद पर भारत चीन तनाव बरकरार है। भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम पर चीनी फौज ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पोजीशन मजबूत कर ली है। चीनी फौज ने मशरकी लद्दाख में 100 खेमे भी नस्ब कर लिए हैं, जिस पर जारियत में पहल करने वाले भारत ने खूब वावेला भी किया। चीनी फौज ने मुतनाज़े इलाके में गश्त करने वाली भारतीय फौज का नातका भी बंद कर दिया है। भारत ने इतराफ़ किया है कि फौजियों को पकड़ने की खबरें मंजर-ए-आम पर आने से कौमी मफाद मजरूह हो रहा है। भारतीय फौज का दावा है कि मशरकी लद्दाख की सरहद पर चीन ने गश्त पर मामूर उनके एहलकारों को नहीं पकड़ा गया। मशरकी लद्दाख के इलाके में भारतीय एहलकारों की चीनी फौज से झड़पें हुई। चीनी फौजों ने मुक्के मार मार कर भारतीय एहलकारों के मुंह सजा दिए। और दूसरी तरफ भारत ने पेंगोंग झील और दमोच इलाके में फौजियों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी है, जबकि चीन ने मजीद 5000 फौजी भी इलाके में तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर सालिसी है। तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि चीन और भारत तनाज़े में सालिसी के लिए तैयार हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मसले का हल करा सकता हूं। उन्होंने अपनी सालिसी की पेशकश के हवाले से दोनों ममालिक को आगाह भी कर दिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी अमेरिकी सदर ने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंगजू फौज का नहीं बल्कि एक पुलिस फोर्स का किरदार अदा कर रहा है। 19 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि अफगान अपनी सरजमीन की खुद हिफाजत करें। हम अपने फौजियों को वतन वापस ला रहे हैं, लेकिन सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अमेरिकी सदर का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में तूफान की तरह ऐसी कार्रवाई करेंगे जो इससे पहले नहीं होगी। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ बोरेल ने कहा है कि आलमी ताकत का तवाज़ुन अमेरिका से एशिया मुंतकिल हो रहा है। अमेरिका अब दुनिया की रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तारीख में कोरोना वायरस को फैसला कुन मोड़ के तौर पर देखा जाएगा। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ ने जर्मन सफारतखारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तज्जियाकार अरसे से अमेरिका की सरबराही में चलने वाले आलमी निज़ाम के खात्मे और एशियाई सदी की आमद की बातें कर रहे हैं। माहिरीन जिस एशियाई सदी की आमद की पेशगोई कर रहे थे, इसका शायद ज़हूर हो चुका है। अब यूरोपीय यूनियन को अपने मफादात को सामने रखते हुए चीन के हवाले से एक ठोस पॉलिसी बनानी होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर डिफेंस में मॉडल उस्मा खान पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा उस्मा खान की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद का कहना है कि तफ्तीश मेरिट पर होगी। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि लाहौर डिफेंस में मॉडल उस्मा खान पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा उस्मा खान की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद का कहना है कि तफ्तीश मेरिट पर होगी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर डिफेंस में मॉडल उस्मा खान पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी बारे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शराज निसार। जी शराज निसार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये डिफेंस सी में मुकदमा नंबर 443/20 जो दर्ज किया गया है। रात 1 बजे ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 5 दफात लगाई हैं, 452, 427, 506, 337 F और 337 L2। जो मदई है इसमें उस्मा खान मॉडल अदाकार, उसने 3 औरतों को नामजद किया। इसमें आमना उस्मान, पश्मीना, अंबर और 15 इसमें नामलूम अफराद हैं। और पुलिस का इसमें पॉजिटिव रोल ये रहा है कि CCTV लाहौर ने पहले ये इनिशिएटिव लिया कि फौरी तौर पर जो मुकदमा दर्ज किया, जो DIG ऑपरेशन रात 12 बजे ना सिर्फ खुद थाना डिफेंस सी में गए, बल्कि उन्होंने ट्वीट पर ये मैसेज भी दिया कि ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और उसके बाद जो है वो खुद उन्होंने अपने ट्वीट पर जो FIR जो मुकदमा नंबर 443/20 है वो लॉन्च करने के बाद। लेकिन शराज निसार, पहले ये इतलात आ रही थी कि वो हसन नियाजी भी थाने में मौजूद थे डिफेंस के, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे।
جی بالکل، یہ پہلے دیکھیں مقدمہ درج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایسے ہوتا بھی رہا ہے پہلے کہ بہت باعث جو افراد ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 28 وکلا جو حسام نیازی کے ساتھ تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اور جو فوٹیجز وائرل ہوئی ہیں اب یہ اس میں ایک خاتون جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی، ایک حساس ادارے کا نام لے کے کہا جا رہا تھا کہ ان کو بلائیں، اس کو اٹھا کے لے جائیں. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں وہ ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ ہر وقت اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اب میڈیا کو بھی چاہیے کہ اگر ایسی کوئی فوٹیجز ہو تو اس کو وائرل نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت، وہ ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ اٹھا کے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پھینکتا ہے کہ یہاں پر حساس اداروں کو اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ شیراز نثار، آپ یہ بتائیے گا کہ ڈی آئی جی آپریشن رائے بابر سعید نے کہا کہ میرٹ پر تفتیش ہوگی، اس کے بارے میں تفصیل کے بارے میں بتائیے گا. تفتیش اب جو ہے وہ ڈی اے جی آپریشن جو ہے وہ ان کا تو کام مقدمہ درج کرنا ہے. اس حوالے سے ہماری ڈاکٹر انعام وحید ہیں جو ڈی اے جی انویسٹیگیشن ہے، اور انعام وحید جو ہے وہ ایک اچھے آفیسر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 100% میرٹ پر کریں گے. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مفخر عدیل ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے جو ایس ایس پی تھا اپنے ہی ان کی ٹیم کا، اور اس نے قتل کیا، تو اس کے خلاف انہوں نے ٹھوس شواہد کے ساتھ جو اس کو جوڈیشل کروایا. پولیس پہ جو ایک ٹیگ تھا کہ اس کو اسپیئر کیا جائے گا وہ نہیں کیا گیا، اور اس مقدمہ میں بھی ہمیں امید ہے کہ میرٹ پر یہ کیا جائے گا. اور جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو نام آ رہا تھا ان کی طرف سے بھی یہ ایک میسج ٹویٹ کیا گیا ہے کہ میرا اس مقدمے سے یہاں اس عثمان ملک جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ اگر عثمان کا کوئی تعلق تھا بھی تو جس طرح سے گھر کے اندر گھس کے شیشے مارے گئے ہیں، اور 337F اور 337L2 جو دفعات مقدمے میں لگائی گئی ہے، یہ نان بیلیبل آفینس ہے. کسی کے گھر میں گھس کے ٹیسٹ پاس کر کے اس کو شدید زخمی کرنا. اگر یہ کوئی عام کوئی کمزور آدمی ہوتا تو اس کی ضمانت نہیں ہونی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انعام وحید جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% میرٹ پر تفتیش کی جائے گی، وہ کس حد تک جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ملزمان جو ہے ان کو کس طرح کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. ملزمان کو کس طرح کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. بہت شکریہ شیراز نثار، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. لاہور ڈیفنس میں جو ماڈل عظمیٰ خان پر تشدد کا معاملہ پیش آیا، پولیس نے 3 خواتین سمیت 15 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ امریکی میڈیا نے مودی کی ناکام پالیسیوں کا پول کھول دیا ہے. بھارتی عوام مودی حکومت پر اعتماد کھونے لگے ہیں. مودی کی پالیسیوں نے بھارتی عوام کو بھوک سے مار دیا ہے. نیو یارک ٹائم کے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ رہنما فیصلوں کی تعداد نہیں، ان کے اثرات سے جانے جاتے ہیں. سخت لاک ڈاؤن کے باوجود بھارت میں کرونا کیسز اور اموات زیادہ ہیں. پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں کیسز کم ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی شرمناک رسوائی ہوئی ہے. بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. پورے خطے کا امن داؤ پر لگا ہے. انڈیا پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت خطے کے امن کے ساتھ کھیل رہا ہے. بھارتی عوام بھی حکومتی پالیسیوں سے ناخوش ہے. بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت اپنے اندرونی معاملات سے دینا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت مختلف اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے ساتھ دنیا کی توجہ بھی ہٹانا چاہتا ہے. بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا. بھارت کو ڈائیلاگ کا طریقہ اپنا کر معاملہ سلجھانا چاہیے. ڈی آئی جی ملک مبشر کے خلاف جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے ایجنڈے پر بھارتی خفیہ ایجنسی را نے غیر ملکی این جی اوز کو استعمال کرنا شروع کر دیا. بھارتی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرتی. بھارت کے تمام جھوٹ اور مکروب فریب واپس اسی کے منہ پر جا لگے. ماضی قریب میں برطانیہ سمیت یورپی ممالک اور کینیڈا میں ٹرانسپورٹ پر زہر آلود فلیکس بھی لگوائے گئے، مگر پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی. بھارت نئی گھنونی سازش پر کاربند ہو گیا. آئی جی جیل خانہ جات اور جیل افسران کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا. گھریلو ملازمہ سے بنوائی جانے والی ویڈیو 400 ویب سائٹس پر اپلوڈ
रिपोर्ट भी कर दी गई। खातून पाकिस्तान की है भी या नहीं, नादरा की तहकीकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जेल में कैद खातून के साथ सलूक के मनगढ़ंत वाकयात को बुनियाद बनाया। मकसद जेल हुक्काम को बदनाम करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान और हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाना है। नाजरीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। घर में रहिए, महफूज रहिए और देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले।